कि जिस जाति से आते हैं उसकी वजह से उनके नंबर में असर पड़ता है। मेरे नंबर में खुद असर पड़ा है। मतलब सीधा एक बात है कि इनको आरक्षण से दिक्कत नहीं है, इनको SC ST OBC समाज पढ़ेगा लिखेगा आगे बढ़ेगा इस बात से दिक्कत है, और ये एक जातिवादी मानसिकता की दिक्कत है। पूछता है कि UGC का विरोध कौन लोग कर रहे हैं। मैं कहता हूँ कि सवर्ण लोग नहीं कर रहे हैं, जनरल लोग नहीं कर रहे हैं, वो कर रहा है जो जातिवाद छोड़ना नहीं चाहता, जो भेदभाव नहीं छोड़ना चाहता। पंडित से तात्पर्य विद्वान से होता है, उसका शाब्दिक अर्थ भी है विद्वान से। ये UGC का गाइडलाइन आया है, उसको वापस लिया गया है। बात हो रही है कि सवर्णों के साथ भेदभाव हो रही है, एक वो घटना नहीं दिखा पा रहे हैं, जो घटना सामने भी आ रहा है वो भी फर्जी निकल रहा है। असल में एजुकेशन की जगह डिस्क्रिमिनेशन बढ़ता जा रहा है, और जो डिस्क्रिमिनेशन है वो लगातार ST SC और OBC के जो छात्र है उनके साथ में होता है। यहाँ तक कि मैथ्स में आपके साथ भेदभाव हो सकता है, इंटरव्यू में भेदभाव हो सकता है, आपका जो टीचर है आपकी कास्ट के आधार पर आपके साथ व्यवहार करेगा। वो हो सकता है कि जो जनरल स्टूडेंट हैं उनके साथ ज़्यादा कोऑपरेटिव रहे। ब्राह्मणवाद, जातिवाद का जो सबसे घृणित रूप होता है वो ब्राह्मणवाद, ये सबसे बड़ी समस्या है। आरक्षण का विरोध अविवेकशील आदमी करता है, जनरल वाले भी सभी नहीं करते, जिसके पास विवेक नहीं है भैया आरक्षण का विरोध करता है। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं हिंद समाचार। इस वक्त मेरी मौजूदगी प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में। हालांकि UGC के नए नियमों के समर्थन में एक लगातार बैठक चल रही है, छात्र संघ के तमाम नेता आए हुए हैं। हालांकि वो चेहरे भी हैं, कैमरामैन से तस्वीर दिखाने का अनुरोध करूंगी, जो अमूमन जब भी मैं विश्वविद्यालय में प्रदर्शन की कवरेज के लिए जाती हूँ तो ये चेहरे मुझे नजर आते हैं। यानी कि ये वो चेहरे हैं जो बेधड़क होकर बोलते भी हैं। मुख्यतः आप कैसे देख रहे हैं? आप लोग एक लंबे समय से आंदोलन भी कर रहे हैं। हालांकि जाति सूचक शब्द पर जो बवाल हुआ था उसको लेकर ब्राह्मणों ने जो दलील दी है वो भी हम सवाल लेना चाहेंगे। वो कह रहे हैं कि आप लोगों को ही जाति सूचक शब्द नहीं बोला जाता, हमारी तो पूरी छवि खराब करी जा रही है पोंगा पंडित कह के, और एक और वेब सीरीज आने वाली है उसको लेकर वो कह रहे हैं। देखिए, पहली बात तो ये जो पंडित शब्द है ये किसी जाति विशेष के लिए नहीं इस्तेमाल किया जाता है। ये अलग मामला है कि कुछ जाति विशेष के लोगों ने मान लिया है कि वही पंडित है। पंडित का शाब्दिक अर्थ होता है विद्वान, और उसका अर्थ वही रहना चाहिए, उसका किसी जाति विशेष से कोई लेना देना नहीं। पहली बात तो ये। और दूसरी बात, ये जो लोग बोलते हैं कि खासतौर से मैंने देखा कि कुछ लोग ब्राह्मणवाद शब्द का विरोध कर रहे हैं, तो दरअसल उनको पढ़ना चाहिए कि ब्राह्मणवाद जो है एक विचारधारा है। ब्राह्मणवादी जो विचारधारा होती है, ब्राह्मणवाद बेसिकली होता जो है वो है शुद्धतावादी और श्रेष्ठतावादी आग्रह के साथ किया गया भेदभाव और जातिवाद ही है ब्राह्मणवाद। जातिवाद का जो सबसे घृणित रूप होता है वो ब्राह्मणवाद, ये सबसे बड़ी समस्या है। तो लोगों को ये समझना चाहिए। हाँ, कुछ नारों के बारे में बोला गया, जैसे ब्राह्मण बनिया भारत छोड़ो, तो मैं कहता हूँ कि अगर इस तरह जातियों का सीधा सीधा उल्लेख करके उनके खिलाफ कुछ बोला जा रहा है तो मैं गलत मानूंगा। लेकिन एक नारा और दिया जा रहा है, तिलक तराजू और तलवार इनको मारे जूते चार। तो मैं कहना चाहूँगा कि ये जो है प्रतीकात्मक व्यंजना की गई है। तिलक जो है वो ब्राह्मणवाद और पाखंडवाद का व्यंजक है, तराजू जो है वो पूंजीवाद का व्यंजक है, और उसी के साथ तलवार जो है सामंतवाद का जो व्यंजक है। तो हम कहते हैं कि इसको 4 नहीं 40 और 4000 जूते मारने चाहिए और उनकी कब्र खोद देनी चाहिए। किन्हीं जातियों का इनमें उल्लेख नहीं है, बल्कि ये विचारधाराओं का उन विचारधाराओं को उल्लेख करती हैं जो कहीं ना कहीं भेदभाव को जन्म देते हैं। अच्छा, हाल फिलहाल में जो वेब सीरीज आ रही है घूसखोर पंडित उसका नाम है, जिसको लेकर बवाल इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर ये रिलीज होने वाली थी, लेकिन फिलहाल इसका टीजर जो है यूट्यूब से भी हटा दिया गया। तो वो लोग कह रहे हैं कि हमें भी जाति सूचक शब्द बोले जाते हैं, तो आप लोग अनोखे नहीं है, तो ऐसे तो UGC के नए नियमों की आवश्यकता हमको भी है। देखिए, ये तो पूरी तरीके से भ्रम में डाला जा रहा है लोगों को। उनके खिलाफ एक कोई बता दे कि किसी तथाकथित उच्च जाति के व्यक्ति के साथ जाति के आधार पर इस तरह का कोई भेदभाव किया गया हो। देखिए, हम जितने जुमले देखते हैं या जितने मुहावरे देखते हैं, जैसे कुछ मुहावरे हैं बेराबतियाँ, सूदलतियाँ, या ऐसे कुछ मुहावरे हो जाते हैं जैसे कि अहिर गड़ेरिया कुर्मी चोर, धर सारन के टंगरी तोर। तो इस तरह के जो मुहावरे हैं हम देखेंगे बहुजन समाज के लिए ही गढ़े गए हैं। अगर इस तरह के मुहावरों की हम बात करें तो मुझे नहीं लगता कि किसी तथाकथित उच्च जाति के लिए इस तरह के मुहावरे गढ़े गए होंगे या उनके खिलाफ जातीय शब्दों का इस्तेमाल किया गया होगा जो उनके लिए अपमानजनक हो। अभी तक तो मेरे सामने ऐसा कुछ नहीं आया। और जहाँ तक घूसखोर पंडित की बात है, तो अगर कोई जाति विशेष अज्यूम कर लेती है कि दरअसल पंडित वही है, तो मुबारक हो, उसको इस भ्रम में रहना भी चाहिए। और इससे अगर उसके भावनाओं को ठेस पहुंचती है तो बढ़िया है, पहुंचे। आप कह रहे हैं कि पंडित केवल ब्राह्मण नहीं है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है।
पंडित से तात्पर्य विद्वान से होता है, उसका शाब्दिक अर्थ भी है विद्वान। और अगर वो मान के चलें कि हम विद्वान हैं या पंडित एक जाति है, ब्राह्मण जाति है, तो ठीक है भाई, उनको अज्यूम कर लेने दीजिए, हमसे क्या मतलब है। हाँ, अब अभी सत्ता उनके साथ है, ये जो पूरा तंत्र है, ब्राह्मणवादी तंत्र है, सामंतवादी पितृसत्तावादी तंत्र है, उनके साथ है, तो वो चाहे जो हंगामा मचाए, मीडिया चाहे जो इसको तोड़ मरोड़ के उछाले, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये जो शोषण की बात की जा रही है, जो बोल रहे हैं कि हमारे साथ भेदभाव हो सकता है जाति के आधार पर, तो मुझे नहीं लगता संभव है। और जहाँ तक कानूनों के दुरुपयोग की बात की गई है, तो किसी भी कानून का दुरुपयोग हो ही सकता है। आप खुद देखिए, बलात्कार के, हत्या के, चोरी के और दहेज के, घरेलू उत्पीड़न के, इन सब के जो कानून थे, इनका दुरुपयोग हुआ, तो इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि किसी कानून को खत्म कर दिया जाए। मुझे लगता है कि अगर कानून का दुरुपयोग हो रहा है और किसी निर्दोष को सजा मिल रही है, तो इसके पीछे जो जिम्मेदार होता है वो पूरा का पूरा तंत्र होता है। देखिए, तंत्र हमारे यहाँ का भ्रष्ट है, वो ठीक से काम नहीं करना चाहता, वो घूस ले लेता है, इसके बाद ठीक से जांच नहीं करता है, और जो न्यायिक जांच होती है, समीक्षाएं नहीं ठीक से होती हैं, और आगे चल के जो कोर्ट होता है, कोर्ट भी इस पर कुछ कड़ा रुख नहीं अपनाता है, ठीक से जांच करने का आदेश नहीं देता है, और हो जाती है सजा। तो इसमें कानूनों का तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी दोष होगा। अगर कोई भी विचारवान व्यक्ति होगा जो थोड़ा भी समझता होगा, तो खुद जान जाएगा कि कानूनों का इसमें कोई दोष नहीं है, इसमें तंत्र का दोष है, जिसकी वजह से किसी निर्दोष को सजा हुई है। तो भाई, अगर इस तरह का कोई अटेम्प्ट कर रहा है कि किसी निर्दोष व्यक्ति को सजा दिलवाने की कोशिश कर रहा है, तो पहले ही तंत्र को, या हमारी जो पुलिस व्यवस्था है, कानून व्यवस्था है, उसको उसके षड्यंत्र का पर्दाफाश कर देना चाहिए। लेकिन कानून व्यवस्था और जो, या मैं न्यायिक व्यवस्था जो कहूँ, वो खुद ही भ्रष्ट है, काम नहीं करते ढंग से, समीक्षाएं ढंग से नहीं होती हैं, जांच नहीं ढंग से होती है, तो निर्दोष व्यक्ति को सजा मिल जाती है, आगे उसी को आधार बनाया जाता है और बोला जाता है कि कानून जो है, ये कानून ही बुरा है। दरअसल कानून बुरा नहीं है, दरअसल हमारे देश का जो सिस्टम है वो बुरा है। कह रहे हैं कानून बुरा नहीं है, जो सिस्टम है वो बुरा है। क्या नाम है आपका? तन्मय। तन्मय, कैसे देख रहे हैं यूजीसी के नए नियमों का न केवल विरोध किया जा रहा है, बल्कि वो कह रहे हैं कि अगर आप बहुजन समाज के लोगों की दलीलें सुन रहे हैं, तो ब्राह्मण छात्रों की भी दलीलें सुनिए। आपके भी तमाम ब्राह्मण दोस्त तो होंगे ही। देखिए, मैं इस पे यही कहना चाहूँगा, मैं उनकी सारी बातों से सहमत हूँ। असल में जो मुख्य दिक्कत है वो यह दिक्कत है कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के अंदर असल में एजुकेशन की जगह डिस्क्रिमिनेशन बढ़ता जा रहा है, और जो डिस्क्रिमिनेशन है वो लगातार एसटी/एससी और ओबीसी के जो छात्र है उनके साथ में होता है। अभी जैसे यहाँ पे कॉन्फ्रेंस में भी काफ़ी लोगों ने कहा कि पीएचडी में काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है। उसके बाद में ये हो सकता है कि आपने पीएचडी का एंट्रेंस दिया, वहाँ पर जो इंटरव्यू का जो, एक तो पहली बात तो ये है ना कि हमने जो पूरा सिस्टम है अपना वो बेस्ड कर दिया है इंटरव्यू पे। पहली चीज़ तो जो इंटरव्यू है उसको केवल उन्होंने मान लिया कि यही एक सीढ़ी होगी जिसके माध्यम से आप पीएचडी तक पहुँचेंगे। मेरे हिसाब से कोशिश ये होनी चाहिए कि रिटर्न वाला भी पेपर आप ले, रिटर्न वाले पेपर पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो असल में इंटरव्यू में जो लोग बैठे हुए होते हैं उनकी आप संख्या देख लीजिए कि कौन इंटरव्यू का चेयरपर्सन है और कितने लोग उसमें हैं जो इंटरव्यू ले रहे हैं। तो लेकिन उस पर भी वो दलील दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वो लोग पढ़ के जाते हैं, पहले इंटरव्यू तो क्वालिफाई करिए, और जो आपका इंटरव्यू ले रहा है वो खुद शिक्षक है, और शिक्षक तो भगवान के समान होता है। तो शिक्षक भगवान के समान होता है, लेकिन शिक्षक है कौन ये भी तो देखिए ना। मैं वही तो कह रहा हूँ आपको कि जाति छोड़ दीजिए, आप लोग जाति मत देखिए। जाति छोड़ नहीं सकते ना, जाति हम इसलिए देखेंगे क्योंकि ये जातिगत चीजों से तो अंदर आने नहीं दिया जा रहा है ना। डिस्क्रिमिनेशन जाति के आधार पे तो हो रहा है कि आपकी जाति देख ली जाएगी, फिर आपको आइडेंटिफाई किया जाएगा और उसके बाद आपको आने नहीं दिया जाएगा। इसके बहुत सारे मामले हमारे सामने हैं। तो खुद बोला जा रहा है कि 118% हमको रिजल्ट देखने को मिल रहा है कि इतना ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन अभी बढ़ रहा है। तो वो सारी चीजें उस चीज में आई जाती है कि अपने आप डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। अगर जाति भेदभाव आप देख रहे हैं ना, तो आप लोग भी ब्राह्मणों पर SC/ST के झूठे मुकदमे दर्ज करवा देते हैं, तो जिंदगी खा लेते हैं आप लोग उनकी। जैसे अभी विशाल ने कहा कि जो ST/SC के जो मतलब एक्ट है, एट्रोसिटी एक्ट है, उसमें जो भी झूठे मुकदमे हो रहे हैं, तो मिसयूज बहुत सारे एक्ट का होता है। डाउरी सिस्टम के खिलाफ जो निवारण अधिनियम लाया गया था उसमें भी हो रहा था कि उसमें मिसयूज हो रहा था। लेकिन ऐसा नहीं है कि मिसयूज हो रहा है तो हम सारे एक्ट को हटा ही देंगे वहाँ से। अब जिसके साथ में गलत हो रहा है, जैसे बोल रहे हैं कि विष्णु तिवारी कोई है, उनके साथ में गलत हुआ है, 20 साल उनकी जिंदगी ले ली आप लोगों ने, तो फिर मैं ये कहता हूँ कि रोहित वेमुला और पायल तलवर की आत्महत्या आपने लौटा दी उनको। तो ऐसे मतलब उनकी जो जीवन है आपने उसका भी नहीं लौटा पाया। तो ऐसा है, विष्णु तिवारी के साथ गलत हुआ, हम उनके साथ में है, उनके साथ में जो भी गलत हुआ ऐसा नहीं होना चाहिए। और कोई भी एक्ट लाया जाता है तो वो कहीं ना कहीं इक्विटी कमेटी जो है उसके काफ़ी ज़्यादा रिकमेंडेशन के बाद वो बनता है। तो मैं यही कहूँगा कि जिसके साथ भी गलत हो रहा है उसके साथ हम सभी लोग हैं, किसी के साथ गलत नहीं होना चाहिए। बाकी ये एक्ट जो हमारे लिए बहुत सभी लोगों के लिए ज़रूरत है, जो ST/SC और OBC समुदाय से आते हैं, जिनका लगातार डिस्क्रिमिनेशन होता है। UGC और फिर रोहित एक्ट हम जिसकी मांग कर रहे थे, आपने सुना भी होगा अंदर, तो वो उसका आना बहुत जरूरी है। ये कह रहे हैं समय की मांग है। मैं चाहूंगी आप आगे आए। नाम क्या है आपका?
माही। माही, कैसे देख रहे हैं जिसको लेकर वो दलील दे रहे हैं कि जातिवाद सिर्फ आप लोगों के साथ नहीं होता, हमारे साथ जो हमें घूसखोर पंडित कहा जा रहा है उसके समर्थन में भी आइए आप लोग। देखिए, जैसा कि अभी पिछले वक्ता ने भी बोला कि पंडित शब्द का अर्थ सर्वश्रेष्ठ, पंडित शब्द का अर्थ एक विद्वान के सेंस में होता है। कोई ओबीसी, एससी, एसटी का व्यक्ति भी पंडित हो सकता है और कोई ब्राह्मण होते हुए भी वह पंडित नहीं हो सकता। तो जैसा कि उसने लेकिन वो बोला, स्वीकार थोड़ी ना करेंगे कि बहुजन समाज का व्यक्ति पंडित लगा ले। हाँ, वो जो शुद्धतावादी और अपने आप को जो श्रेष्ठता बोध का अहंकार है वो उनको स्वीकार करने नहीं देगा कभी भी। तो अगर वो स्वीकार नहीं करते हैं तो वो उनकी मानसिक समस्या है। तो अच्छा, विश्वविद्यालय की आप लोग छात्र हैं, मुझे भी बताइए, मैं चाहूंगी दर्शकों को भी बताइए कि आप लोगों के साथ छुआछूत कैसे हो रहा है? वो कह रहे हैं बैठ के खार ले रहे हैं, दोस्त बना ले रहे हैं आपको, और क्या चाहिए आपको? देखिए, दोस्त बना लेना या छुआछूत ना करना कोई बड़ी बात नहीं है अपने आप में। हम एक संपूर्ण न्याय की बात करेंगे। तो भेदभाव कैसे हो रहा है इसके लिए 2007 में शायद थोराट कमेटी बनाई गई थी। तो थोराट कमेटी ने 25+ ऐसे तरीकों का अच्छे से जिक्र किया कि भेदभाव किस किस तरीके से हो सकता है। जैसे हॉस्टल्स में आपके साथ भेदभाव हो सकता है, यहाँ तक कि मैथ्स में आपके साथ भेदभाव हो सकता है, इंटरव्यू में भेदभाव हो सकता है, आपका जो टीचर है आपकी कास्ट के आधार पर आपके साथ व्यवहार करेगा। वो हो सकता है कि जो जनरल स्टूडेंट हैं उनके साथ ज़्यादा कोऑपरेटिव रहे कंपैरिजन टू मेरा सिर्फ हो सकता है, हमारे साथ कोई कोऑपरेटिव नहीं, और आप लोगों को तो आरक्षण दे दिया है, हम लोग तो इतनी मेहनत से वहां तक पहुंच रहे हैं। देखिए, आरक्षण जिसको पॉलिटिकल साइंस की बेसिक साइंस भी नहीं है वही आरक्षण का विरोध कर सकता है। आरक्षण का एक बहुत गंभीर मुद्दा अभी हाल फिलहाल में उठकर आया है। तो अफर्मेटिव एक्शन तो पूरी दुनिया में लिए गए। आप यूएसए को देखिए, ब्लैक लोगों के लिए वहाँ अफर्मेटिव एक्शन है। तो जहाँ जहाँ भी किसी समुदाय के लिए समुदाय का शोषण हुआ है उसके लिए अफर्मेटिव एक्शन तो स्टेट को लेने पड़े हैं। अच्छा, आप किसे देखते हैं आरक्षण का विरोध कौन करता है आपके हिसाब से? आरक्षण का विरोध अविवेकशील आदमी करता है, जनरल वाले भी सभी नहीं करते। जिसके पास विवेक नहीं है वही आरक्षण का विरोध करता है, जिसके पास सोचने समझने की ज़्यादा क्षमता नहीं है। और उसका कारण स्वाभाविक है कि एक समाज जो विशेष लाभ की स्थिति में है वो जाहिर तौर पर आरक्षण का विरोध करेगा। बट कुछ समझदार लोग हैं उस समुदाय में जो समझते हैं कि आरक्षण क्यों है, क्यों लाया गया, उसके हिस्टोरिकल रीजन क्या है, वो कभी भी आरक्षण का विरोध नहीं करते। बताइए कैसे देख रहे हैं? वो कह रहे हैं कि घूसखोर पंडित के माध्यम से पूरे पंडितों को टारगेट करके आप लोग जाति सूचक शब्द बोल रहे हैं, जाति सूचक। यहाँ पर तो एक OTT प्लेटफॉर्म शो की बात की जा रही है, जबकि असली दुनिया में अगर हम आए, जब से ये UGC का गाइडलाइन आया है उसको वापस लिया गया है। बात हो रही है कि सवर्णों के साथ भेदभाव हो रही है, एक वो घटना नहीं दिखा पा रहे हैं, जो घटना सामने भी आ रहा है वो भी फर्जी निकल रहा है। आप जब से स्टे ऑर्डर लगा और आज तक के बीच में अगर आप बस अखबार उठा के देख लेंगे, कोई एक लड़के ने BHU में UGC गाइडलाइन के समर्थन में एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड भेज दिया था, आदर्श कुमार, उसके सर को फोड़ दिया गया, उसके ऊपर उल्टा योगी सरकार ने FIR लगा दिया। हम इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पाते हैं कि एक स्टडी सर्कल में बैठ के UGC गाइडलाइन पर बस बातचीत कर रहे थे, उसके ऊपर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो RSS भाजपा के साथ जिनका लेन देन है उन्होंने आके मारपीट किया। तो आप बात कर रहे हैं कि हो सकता है कि किसी के साथ भेदभाव हो अगर ये कानून आ जाए। बिना कानून के तो भेदभाव हो रहा है, हमारे सामने है, वो तो हमारे सामने जब से स्टे ऑर्डर लगा है उसके बाद भी होते रहे हैं, और ऐसे तमाम केस यूनिवर्सिटियों में हो रहे हैं जो सामने नहीं आ रहे हैं। तो एक काल्पनिक कथाओं के आधार पे कानून नहीं बन सकते हैं, तथ्य डेटा के आधार पे कानून बनते हैं। और UGC के आंकड़े बता रहे हैं कि भेदभाव SC ST OBC समाज के साथ ही ऐतिहासिक तौर पर यूनिवर्सिटियों में होता रहा। अच्छा, वो आरक्षण को कह रहे हैं आरक्षण दे दिया और न जाने कितने तो आप लोग फायदे उठा लेते हैं। -40 पे आप लोगों का एडमिशन हो रहा है, हालांकि वो मेरे समझ से परे है, लेकिन आप बताइए -40 पे भी आप लोगों का एडमिशन हो रहा है। हम लोग अगर आरक्षण की बात करें, उन्हें हर तरह के आरक्षण के साथ दिक्कत है, केवल EWS के साथ दिक्कत नहीं है। EWS की अगर हम लोग बात करें तो हम पा रहे हैं कि कट ऑफ में EWS का कट ऑफ तो SC से भी नीचे जा रहा है। तो उस हिसाब से EWS जो मुख्यतः केवल SC ST OBC समाज के सिवाय जो भी समुदाय है, मतलब तथाकथित जो अपर कास्ट है, उनके लिए आरक्षण जो लाया गया है उसको लेकर कोई दिक्कत नहीं है इनको। मतलब सीधा एक बात है कि इनको आरक्षण से दिक्कत नहीं है, इनको SC ST OBC समाज पढ़ेगा लिखेगा आगे बढ़ेगा इस बात से दिक्कत है। और ये एक जातिवादी मानसिकता की दिक्कत है, ये किसी समाज की दिक्कत नहीं है, ये एक जातिवादी मानसिकता है जो कहता है कि महिलाओं का, शूद्रों का, दलितों का, आदिवासियों का समाज में स्थान कहाँ पे है। तो आरक्षण के खिलाफ जब वो बोलते हैं या वो UGC गाइडलाइन के खिलाफ जब
वो बोल रहे हैं, उनका दिक्कत किसी कानून या किसी नीति के साथ नहीं है, उनका दिक्कत हम लोगों के साथ है, जो बहुजन समाज है, कि वो अगर आगे बढ़ जाएगा तो बाकी समाज को दिक्कत हो रहा है। अच्छा, यूजीसी के जो विरोध में थे, क्योंकि हमने दोनों पक्ष कवर किया है बतौर पत्रकार, उनका भी आपका भी, वो लोग कह रहे हैं कि आप लोगों के आरक्षण की वजह से हम लोग मानसिक तौर पे प्रताड़ित हो जाते हैं कि इनको तो एडमिशन दे दिया, ये तो आगे ही चले जा रहे हैं, और कह रहे हैं अगर आरक्षण के बाद भी आपके नंबर नहीं आ रहे तो आरक्षण छोड़ दीजिए, फिर आपके नंबर नहीं आएंगे। अगर मानसिक तौर पे कोई प्रताड़ित हो रहा है तो रोहित वेमुला, जो अपना आत्महत्या के पहले लिखते हैं कि एक इंसान को इंसान नहीं समझा जा रहा है, इसके वजह से वो अपना जान ले रहे हैं। पायल टाडवी जो डॉक्टर बनने के लिए पढ़ रहे थे, वो आत्महत्या कर रहे हैं। दर्शन सोलंकी IIT तक पहुंच गए एक दलित पृष्ठभूमि से आते हुए, उसके बाद उनको अपना जान लेना पड़ रहा है। तो मानसिक दबाव किसके ऊपर सबसे ज्यादा है? और अगर ये सही बात है कि आज जब शिक्षा और रोजगार के आयाम खत्म होते जा रहे हैं, सभी के ऊपर एक हमला है, तो इसमें समाधान क्या है कि आप आइए पूरे समाज के साथ जुड़ के, जो शिक्षा को बेचा जा रहा है, रोजगार को बड़े कंपनियों के हाथ में सौंप दिया जा रहा है, उसके खिलाफ हम सब मिलके अगर लड़ेंगे तभी जाके कुछ बदल पाएगा। अगर जाति के नाम पे आप जातिवादी संगठनों के तौर पे बढ़ जाएंगे तो आपका भी जिंदगी नहीं सुधरने वाला है। जो विरोध करने वाले कौन लोग समझ आ रहे हैं फिर आपको? अभी जो सवर्ण वो भी तो विश्वविद्यालय में ही पढ़ते हैं, प्रोफेसर भी उनके विरोध कर रहे हैं, मीडिया भी उनका विरोध कर रहा है, तो कुछ तो ये पढ़े लिखा तबका ही विरोध कर रहे हैं। जिनको स्टूडेंट के नाम पे दिखाया जा रहा है मीडिया में, हम पाते हैं कि 10-15 लोग जब आ रहे हैं तो उनको मीडिया में स्टूडेंट प्रोटेस्टर हिसाब से दिखा दिया जाता है। ये वही लोग हैं, ये कोई एक समाज की बात ही नहीं है, ये एक जातिवादी मानसिकता है जो लोगों को जाति के आधार पे बांटने के लिए, और कुछ लोगों को कहता है कि आप व्यवस्था में आपको ही ऊपर रहना चाहिए। जबकि हम पाते हैं कि पिछले 10 दिनों के अंदर जितने भी विरोध प्रदर्शन हुए हैं, DU में, BHU में, JNU में, इलाहाबाद में, लखनऊ में, अभी खबर आ रही है कि बक्सर में, बंगाल में, कहाँ से प्रोटेस्ट हो रहे हैं, इसकी खबर कहीं पे नहीं है मीडिया में। तो क्या कुछ लोग बस उनका ही प्रतिरोध है और बाकी लोग का प्रतिरोध केवल हल्ला गुल्ला है कि जिसको आप शांत कर दे सकते हैं? यही सवाल आज जो भी संवेदनशील व्यक्ति है सबके सामने ये है कि अगर हम यूनिवर्सिटी को इस तरीके से देखते हैं कि अलग अलग पृष्ठभूमि से लोग पहले बार आके मेस में हम लोग एक साथ बैठते हैं, खाना खाते हैं, एक साथ हॉस्टल में रूम में रहते हैं, मास बंकिंग भी होता है तो सब एक साथ उसको करते हैं। पहला ये मौका है कि आप जिन रूढ़िवादी सोच को लेके आप विश्वविद्यालय में आते हैं उसको बदलने का भी एक मौका है। तो आइए इस कैंपस को बदलने का एक जगह बनाइए, ना कि उसी सोच को और गढ़ने का। मुख्य तौर पर ये दिल्ली विश्वविद्यालय के तमाम छात्रगण हैं, आप कैसे देख रहे हैं बताइए? अच्छा, एक दलील जो बार बार दी जाती है कि बहुजन समाज के जो बच्चे होते हैं विश्वविद्यालयों में, उनके असाइनमेंट में, वाइवा में, प्रोजेक्ट में मार्क्स काटे जाते हैं, तो कितनी सत्यता है इस बात में? पूरी सत्यता है। मैं खुद उदाहरण हूँ। अच्छा, मतलब मैं क्या, मेरे साथ जितने भी बच्चे पढ़ते हैं वो सारे बच्चे अगर उनकी जाति, जिस जाति से आते हैं उसकी वजह से उनके नंबर में असर पड़ता है। मेरे नंबर में खुद असर पड़ा है। और मैं आपको बता दूं कि मैंने जिस दिन पहला कदम रखा यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में, उस दिन मैं गमछा बांध के आया हुआ था। मैं बनारस का रहने वाला हूँ। मुझे रोक के एक प्रोफेसर ने, वो मेरे डिपार्टमेंट के भी नहीं थे, पहले ही दिन मुझसे पूछे पूरा नाम क्या है। फिर उसके बाद मुझे बताने लगे ना कि ऐसे बांध बांध के मत आया करो, नहीं तो तुमको यहाँ पे भेदभाव झेलने को मिलेगा, तुमको अलग महसूस कराएंगे लोग। वो जो सर थे वो ब्राह्मण समुदाय से थे और उन्होंने, या तो वो ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि मुझे बता रहे थे कि ऐसे गवारपन की तरह मत आओ, और वो ये भी बताने की कोशिश कर रहे थे कि हाँ यहाँ पे ऐसा है कि तुमको ऐसा कुछ महसूस होने को मिलेगा। मैं कल की घटना बताता हूँ। दो सत्यता बता दी। हाँ, मैं कल की घटना बताता हूँ। कल मैं कनॉट प्लेस गया था। कनॉट प्लेस के एक बहुत महंगे शोरूम में गया था। वहाँ के एक सेल्समैन थे, वो बहुत फ्रेंडली होके बातचीत करके मिलने जुलने लगे। बोले कि कहाँ से हो, ऐसे वैसे बताया। मैं अयोध्या का रहने वाला हूँ। उन्होंने बताया मैं बनारस का हूँ। मैंने बोला मैं बनारस का हूँ। लास्ट में बोला कि आपका पूरा नाम क्या है, आपका पूरा नाम क्या है? तो मैंने जब बताया कि मेरा नाम ये है, तो मैं ओबीसी से आता हूँ, मेरा नाम, पूरा नाम सुनते ही वो बोले अच्छा। फिर उसके बाद वो कुछ नहीं बोले, मैं चला आया। वो तिवारी जी थे। अभी कल की घटना है। कहने का मतलब ये जो पूरा नाम पूछने की जो हिम्मत है, किस लिए पूछा जाता है, किस पैमाने में ढालने के लिए, किस नजरिए में डालने के लिए, किस चश्मे से देखने के लिए पूरा नाम पूछते हैं, ठीक है? तो ये होता है। अभी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जो प्रेस नोट जारी हुआ है और जो ये पर्चा जारी हुआ है, ये प्रिंट कराने के लिए हम लोग जो वॉलंटियर्स हैं गए थे। यहीं बगल में एक प्रिंटर के पास गए थे, वो सवर्ण समाज से आते हैं। उन्होंने वो एक नॉर्मल सा चाय की दुकान चला रहे हैं, उसमें प्रिंटर है, लेकिन वो फिर भी इसको पढ़ के कह रहे हैं ये क्यों कर रहे हैं आप लोग।
ये इसका समर्थन क्यों कर रहे हैं? जातिवाद कैसे खत्म होगा, भेदभाव? मैंने उनसे पूछा कि जातिवाद तब खत्म होगा जब भेदभाव करने वाले खत्म होंगे। मुझसे कोई पूछता है कि यूजीसी का विरोध कौन लोग कर रहे हैं, मैं कहता हूं कि सवर्ण लोग नहीं कर रहे हैं, जनरल लोग नहीं कर रहे हैं। वो कर रहा है जो जातिवाद छोड़ना नहीं चाहता, जो भेदभाव नहीं छोड़ना चाहता, जो कभी भी समानता और समता में विश्वास नहीं रखना चाहता, वही उसका एक तरीके से विरोध कर रहा है। और इसीलिए आपको तो सामने आ गया प्रधानमंत्री को किस तरीके से जाति सूचक शब्दों से बहुत सारी चीजें बोल रहे हैं। अरे बनारस में राज्यपाल के फोटो को जला दिया गया, विद्यापीठ यूनिवर्सिटी में योगी आदित्यनाथ का फोटो जला दिया गया। सोचिए, राज्य सरकार की यूनिवर्सिटी में उनका फोटो जला दिया जा रहा है। और उसी यूनिवर्सिटी में जब समर्थन के लिए बच्चे गए तो सारे बच्चों को नोटिस दे दिया गया। और क्योंकि वहाँ का जो कुलपति है वो ब्राह्मण समाज से आता है। अब इसे पता है क्या कहते हैं? इसे कहते हैं महीन जातिवाद, जो इन्होंने बताया। क्योंकि मोटे मोटे तौर पर तो आपको दिखता है बैठ के खा ले रहे हैं, पी ले रहे हैं। मुझे एक बच्चा मिला जो ऐसी समाज से था और प्रभावित था वो सवर्ण समाज के लोगों से। वो कह रहा था भाई अब तो देखो जातिवाद नहीं होता है, तो अब तो भाई पानी वानी कुआं ऐसा कुछ नहीं होता। मैंने उसको समझाया कि जातिवाद जो है ना वो मानसिकता है।